निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसे निकम्मे का मुझे कोई काम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी आंखों से आंसुओं की बाम ला देगी। हम अक्सर अपनी जिंदगी में पैसे और रुतबे को इतनी अहमियत दे देते हैं कि उसके सामने हमें इंसान का प्यार और उसका त्याग दिखाई ही नहीं देता। आज की कहानी नेहा और राहुल की है। नेहा, जिसे अपने पति राहुल का प्यार नहीं बल्कि उसकी नाकामयाबी दिखाई देती थी, उसने राहुल को नकारा और 2 कौड़ी का आदमी बोलकर घर से निकाल दिया। लेकिन जब वक्त का पहिया घूमा और नेहा मौत के दरवाजे पर खड़ी थी, तब उसी नकारा पति ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। क्या एक पति का प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए खुद को मौत के हवाले कर दे? ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली दौलत पैसा है या रिश्ता। अगर आप भावुक हैं तो अपने पास रुमाल रख लीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोरने वाली है। शाम के 7 बज रहे थे और मुंबई की उस आलीशान सोसाइटी के फ्लैट नंबर 402 में रोज की तरह बर्तनों के टूटने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यह घर था नेहा और राहुल का। नेहा एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थी। लाखों का पैकेज था उसका, तेज तर्रार, खूबसूरत और महत्वाकांक्षी। वहीं राहुल एक साधारण सा इंसान था। उसने कई बिजनेस शुरू किए थे, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। कभी पार्टनर धोखा दे जाता तो कभी मार्केट गिर जाता। धीरे धीरे राहुल की हिम्मत टूट गई थी और अब वह पिछले 2 साल से घर पर ही था। वह घर का काम संभालता, खाना बनाता और नेहा का ख्याल रखता। लेकिन नेहा की नजरों में अब राहुल पति नहीं बल्कि एक बोझ बन चुका था। एक ऐसा बोझ जिसे वह अपनी कामयाबी के कंधों पर ढो रही थी। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नेहा ऑफिस से थकी हुई लौटी थी। ऑफिस में बॉस से उसकी बहस हुई थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जैसे ही वह घर में घुसी, राहुल पानी का गिलास लेकर आया। नेहा ने गिलास हाथ में लिया और एक घूंट पीते ही गिलास जोर से फर्श पर दे मारा। कांच के टुकड़े पूरे ड्राइंग रूम में बिखर गए। राहुल सहम गया। उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ नेहा? पानी ठंडा नहीं था क्या? नेहा चीख, पानी? तुम्हें लगता है मुझे पानी की समस्या है? मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या तुम हो राहुल। तुम देखो अपने आप को, क्या हो तुम? एक नकारा, बेरोजगार और असफल इंसान। सुबह से शाम तक इस घर में नौकरों की तरह काम करते हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। मेरी सहेलियां अपने पतियों के बारे में बातें करती हैं कि उनके पति ने यह डील क्रैक की, वो गाड़ी खरीदी, और मैं क्या बताऊं कि मेरा पति घर पर बैठकर दाल में तड़का लगाता है। राहुल की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, नेहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। मैंने कल ही 2 जगह इंटरव्यू दिया है। मुझे उम्मीद है कि नेहा ने उसकी बात काटते हुए काबाहट से कहा, तुम्हारी उम्मीदों ने मेरी जवानी के 5 साल बर्बाद कर दिए राहुल। जब शादी हुई थी तो तुमने कहा था कि मैं रानी बनाकर रखूंगा। यही रानी है जो दिन भर गधों की तरह काम करे और शाम को आकर तुम्हारा यह मनहूस चेहरा देखे। मुझे तुमसे नफरत हो गई है राहुल। मैं थक गई हूं तुम्हारा यह बोझ उठाते। तुम एक परजीवी हो जो मेरी कमाई पर पल रहा है। राहुल चुपचाप खड़ा सुनता रहा। यह कोई पहली बार नहीं था, अब तो यह रोज की कहानी थी। लेकिन आज नेहा का गुस्सा कुछ ज्यादा ही था। उसने अपनी उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, निकल जाओ मेरे घर से, अभी इसी वक्त। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। जाओ और तभी वापस आना जब तुम्हारी जेब में पैसे हों, वरना मर जाना कहीं जाकर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल ने एक बार नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। शायद वह भी अब इस रोज की बेइज्जती से थक चुका था। वह बेडरूम में गया। एक छोटे से बैग में अपने 2 जोड़ी कपड़े रखे। अपनी और नेहा की शादी की एक पुरानी तस्वीर जो टेबल पर रखी थी उसे उठाया, चूमा और बैग में रख लिया। जब वह बाहर आया तो नेहा सोफे पर बैठी पैर हिला रही थी। राहुल दरवाजे तक पहुंचा। उसने मुक कर कहा, नेहा, अपना ख्याल रखना, समय पर खाना खा लेना, और हाँ, ब्लड प्रेशर की दवाई अलमारी के ऊपर वाले खाने में रखी है। नेहा ने बिना देखे चिल्लाकर कहा, दफा हो जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। राहुल दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। उस रात मुंबई में बहुत तेज बारिश हो रही थी। राहुल के पास न छाता था न पैसे। वह बस सड़कों पर भीगता हुआ चलता रहा। उसके कानों में नेहा के वो शब्द गूंज रहे थे, तुम एक नकारा इंसान हो। क्या सच में वह नकारा था? उसने तो हमेशा नेहा को प्यार दिया। जब नेहा बीमार होती थी तो रात रात भर जागकर उसके पैर दबाता था।
क्या प्यार की कोई कीमत नहीं होती? क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? इन्हीं सवालों से जूझता हुआ राहुल उस रात अंधेरे में कहीं गम हो गया। इधर नेहा को लगा कि राहुल को अकल आ जाएगी और 2-4 दिन में मानी मांगता हुआ वापस आ जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था, बल्कि उसे अपने फैसले पर गर्व था कि उसने एक बोझ को घर से निकाल दिया। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, राहुल नहीं में आया। 2 हफ्ते बीत गए, राहुल का कोई पता नहीं था। नेहा ने उसके दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे नेहा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, लेकिन उसका अहंकार उसे राहुल को ढूंढने से रोक रहा था। फिर एक दिन ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते वक्त नेहा को अचानक चक्कर आया। वह धाम से जमीन पर गिर पई। ऑफिस में हड़कंप मच गया। उसे तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया। जब नेहा को होश आया तो वह आईसीयू में थी। उसके चारों तरफ मशीनें बीप बीप कर रही थी। डॉक्टर उसके पास आए और गंभीर चेहरे के साथ बोले, मिसेज नेहा, आपकी रिपोर्ट ठीक नहीं है। आपकी दोनों किडनी लगभग फेल हो चुकी हैं। आपको तुरंत डायलिसिस की जरूरत है और जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना हम आपको बचा नहीं पाएंगे। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। किडनी फेल? उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह तो एकदम फिट थी। फिर यह कैसे हो गया? डॉक्टर ने बताया कि उसका बांधा हुआ ब्लड प्रेशर और तनाव इसका कारण है। नेहा अस्पताल के बिस्तर पर अकेली थी। आज उसे राहुल की याद आई। अगर राहुल होता तो उसका हाथ थाम कर कहता, डरो मत नेहा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राहुल तो था ही नहीं। उसने राहुल के मोबाइल पर फोन लगाया। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह कवरेज क्षेत्र से बाहर है। नेहा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डायलिसिस शुरू हो चुका था। शरीर में दर्द, कमजोरी और अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था। उसके ऑफिस के लोग शुरू में आए, गुलदस्ते दिए और चले गए। सहेलियां आई, हमदर्दी दिखाई और अपने काम में लग गईं। कोई भी उसके पास रुकने वाला नहीं था। अस्पताल का वह ठंडा कमरा उसे खाने को दौड़ता था। उसे अब अपनी पीठ एट गलती का एहसास होने लगा था। उसे याद आता कि कैसे राहुल उसके सर दर्द होने पर घंटों उसका सर दबाता था, कैसे वह उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाता था। कहाँ हो राहुल? मुझे मान कर दो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। नेहा रात के सन्नाटे में तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। 1 महीने बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मिसेज नेहा, डायलिसिस अब काम नहीं कर रहा है। आपकी बॉडी रिस्पांस नहीं दे रही है। हमें 1 हफ्ते के अंदर किडनी चाहिए होगी। आप अपने परिवार में बात कीजिए, कोई डोनर मिल जाए तो आपकी जान बच सकती है। परिवार? नेहा के माता पिता गुजर चुके थे। उसका अपना कोई भाई बहन नहीं था। उसका परिवार सिर्फ राहुल था और उसे उसने घर से निकाल दिया था। नेहा ने अपने दूर के रिश्तेदारों को फोन किया, पैसे देने की बात की, लेकिन जैसे ही किडनी देने की बात आती सब फोन काट देते। कोई कहता मुझे शुगर है, कोई कहता मुझे बीपी है। आज नेहा को समझ आ गया था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन अपनापन और जान देने वाला रिश्ता नहीं खरीद सकता। उसके पास बैंक में करोड़ रुपये थे, लेकिन वो करोड़ रुपये उसे एक किडनी नहीं दिला पा रहे थे। वह मौत को अपने करीब आते देख रही थी। एक दिन वह बहुत निराश हो गई। उसने नर्स से कहा, सिस्टर, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पति को ढूंढना और उन्हें बता देना कि मैं आखिरी वक्त में उनसे मारी मांगना चाहती थी। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। डॉक्टर दौड़ते हुए नेहा के पास आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। मिसेज नेहा, खुश हो जाइए, एक डोनर मिल गया है। एक एक्सीडेंट केस आया था, ब्रेन डेड मरीज है। उसके परिवार वाले ऑर्गन डोनेट करने को तैयार हैं। आपकी दोनों किडनी का ट्रांसप्लांट हो जाएगा। नेहा की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में उसे नई जिंदगी मिलने वाली थी? उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया। ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। नेहा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था। बेहोश होने से पहले उसने मन ही मन प्रार्थना की, भगवान बस मुझे ठीक कर दो। मैं राहुल को ढूंढूंगी, उसके पैरों में गिरकर माफी मांगूंगी और उसे वापस लाऊंगी। मैं उसे कभी जाने नहीं दूंगी। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। यह एक बहुत जटिल सर्जरी थी। बाहर वेटिंग रूम खाली पड़ा था। नेहा के लिए दुआ मांगने वाला वहां कोई नहीं था, लेकिन शायद कहीं दूर कोई उसके लिए दुआ मांग रहा था। 3 दिन बाद नेहा को होश आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। दर्द था, लेकिन वह जानती थी कि वह अब ठीक है। डॉक्टर उसके पास खाए थे। मुबारक हो नेहा जी, ऑपरेशन सफल रहा। आपकी बॉडी ने नई किडनी को स्वीकार कर लिया है। आप बहुत लकी हैं, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने कमजोर आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, वो डोनर कौन था? मैं उसके परिवार वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। डॉक्टर का चेहरा अचानक संजीदा हो गया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। नेहा जी, वह कोई एक्सीडेंटल डोनर नहीं था और न ही वह कोई अजनबी था। नेहा हैरान रह गई।
क्या मतलब? फिर कौन था वो? किसने दी मुझे अपनी किडनी? डॉक्टर ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला। वह लिफाफा खून के कुछ धब्बों से गंदा हो रहा था। उन्होंने वह लिफाफा नेहा के हाथ में रख दिया। यह खत डोनर ने ऑपरेशन से पहले आपके लिए लिखा था, इसे पढ़ लीजिए, आपको सब समझ आ जाएगा। नेहा के हाथ कांपने लगे। उस लिफाफे पर जानी पहचानी लिखावट थी, वही टेजे मेहे अक्षर जिन्हें वह अक्सर मजाक उड़ाया करती थी। राहुल, उसके मुंह से निकला। उसने जल्दी जल्दी कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक मोनातोना कागज था। नेहा ने उसे पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी नेहा, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। डरो मत पगली, रोना तो बिल्कुल नहीं है। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। याद है उस रात तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि मैं नकारा हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। तुम्हारी वो बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गई थी नेहा। मैं पूरी रात बारिश में भीगता रहा और सोचता रहा कि क्या सच में मैं इतना बेकार हूं? क्या मेरे होने या न होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं कई दिनों तक यहां वहां भटकता रहा। फिर मुझे पता चला कि तुम अस्पताल में हो, तुम्हारी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। मैं छुपकर तुमसे मिलने आया था। मैंने तुम्हें आईसीयू में तपते हुए देखा। वो नेहा जो शेरनी की तरह दहामती थी, उसे मैंने एक एक सांस के लिए लाते हुए देखा। मुझसे देखा नहीं गया। मैंने डॉक्टर से बात की। मैंने कहा कि मैं अपनी किडनी देना चाहता हूं। डॉक्टर ने कहा कि एक किडनी देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी हालत इतनी खराब थी कि तुम्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए बहुत ही हेल्दी और मैचिंग किडनी की जरूरत थी, और मेरी किडनी तुमसे परफेक्ट मैच कर गई। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अगर मैं दोनों किडनी दे दूंगा तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। लेकिन नेहा, मेरे लिए यह सौदा बहुत फायदे का था। सोचो जरा, एक नकारा इंसान जो जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया, अगर अपनी जान देकर अपनी पत्नी की जान बचा सके तो क्या वो अब भी नकारा कहलाएगा? तुम हमेशा कहती थी ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, मैं घर पर बैठा रहता हूं। लो, आज मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूं ताकि तुम अपने घर में वापस जा सको। मेरे पास तुम्हें देने के लिए हीरे जवाहरात तो नहीं थे, बस यह शरीर था, और मुझे खुशी है कि मेरे शरीर का कोई हिस्सा तुम्हारे काम आ सका। अब तुम यह नहीं कह सकोगी कि तुम्हारा पति किसी काम का नहीं था। मेरी जान, अब तुम मेरे बिना रहोगी, लेकिन याद रखना, तुम जब भी सांस लोगी उस सांस में मैं हूंगा। तुम्हारा दिल जब भी धकेगा, उस धड़कन को सार करने वाला खून मेरी किडनी से होकर गुजरेगा। हम अब पहले से भी ज्यादा करीब हो गए हैं नेहा। अब हम दो जिस्म एक जान नहीं बल्कि सच में एक ही हो गए हैं। एक आखिरी बात, अपने खाने पीने का ख्याल रखना, ज्यादा गुस्सा मत करना, बीपी भी जाता है। और हाँ, दूसरी शादी कर लेना अगर कोई अच्छा इंसान मिले, लेकिन इस बार उसे नकारा मत बोलना। हर इंसान की अपनी कीमत होती है नेहा, बस वक्त आने पर पता चलती है। मैं जा रहा हूं, हमेशा के लिए तुम्हारा, वही नकारा पति, राहुल। खत पानते पानते नेहा के गले से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे अस्पताल को हिला दिया। ना ही ये राहुल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। उसके हाथों में लगी ड्रिप खिंच गई, खून निकलने लगा, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरे पति को बुलाओ। वो मरे नहीं हैं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे नहीं चाहिए ये किडनी, निकाल लो इन्हें, मुझे मेरा राहुल वापस दो। नर्स और डॉक्टरों ने उसे पकड़ लिया। उसे सिडेटिव बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा, लेकिन बेहोश होते होते भी वह बस यही बड़बड़ा रही थी, मैं मुजरिम हूं, मैंने मार दिया उसे, मुझे माफ कर दो राहुल। अगले कुछ दिन नेहा के लिए नर्क से बदतर थे। उसे पता चला कि राहुल ने डॉक्टर से बहुत मिन्नतें की थी। उसने कानूनी कागज पर साइन किए थे कि वह अपनी मर्जी से यह बलिदान दे रहा है। भारत में कानूनन एक जीवित इंसान से दोनों किडनी लेना मना है, लेकिन राहुल ने इसे एक एक्सीडेंटल केस की तरह दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया था कि वह ब्रेन डेड घोषित हो जाए और उसके ऑर्गन नेहा को मिल सके। उसने सचमुच अपनी जान दे दी थी। जब नेहा ठीक हुई तो वह सबसे पहले उस जगह गई जहां राहुल का अंतिम संस्कार किया गया था। अस्पताल वालों ने लावारिस समझकर कर दिया था क्योंकि नेहा बेहोश थी। वह वहां की मिट्टी में अपना सिर पटक पटक कर रोई। उठो ना राहुल, देखो मैं आ गई, मुझे डांटो, मुझसे लाओ, कहो कि तुम मुझे मान नहीं करोगे, लेकिन ऐसे चुप मत रहो। मैं अपनी सारी दौलत, सारी कामयाबी तुम्हारे कदमों में रख दूंगी, बस एक बार वापस आ जाओ। मैं तुम्हें कभी नकारा नहीं बोलूंगी, तुम मेरे राजा हो। उठो राहुल। लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया, बस हवाओं की सरसराहट थी जो शायद कह रही थी, अब बहुत देर हो चुकी है नेहा। नेहा घर वापस लौटी। वही फ्लैट, वही दीवारें,
लेकिन अब वहां एक जानलेवा सन्नाटा था। उसने वो जगह देखी जहां राहुल पानी का गिलास लेकर खचा था। उसे अपनी वो आवाज सुनाई दी, निकल जाओ मेरे घर से। उसे लगा जैसे वह खुद को ही चांटा मार रही हो। उसने राहुल का वो छोटा सा बैग खोला जो अस्पताल से उसे मिला था। उसमें वही 2 जोड़ी कपड़े और उनकी शादी की तस्वीर थी। नेहा ने उस तस्वीर को सीने से लगा लिया। वह टूट चुकी थी। वह जिंदा तो थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। उसकी हर सांस अब एक कर्ज थी, राहुल का कर्ज। उस दिन के बाद नेहा बदल गई। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और एक ट्रस्ट खोला, राहुल सेवा संस्थान। यह संस्था उन गरीब मरीजों की मदद करती थी जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते थे। नेहा अब दिन रात उन मरीजों की सेवा करती थी। वह हर मरीज में राहुल को ढूंढती थी। लोग कहते हैं कि नेहा पागल हो गई है। वह अक्सर हवाओं से बातें करती है। वह कहती है, देखो राहुल, आज मैंने उस बच्चे की जान बचाई, तुम खुश हो ना? नेहा ने दूसरी शादी नहीं की। वह कहती है, मेरा पति मेरे अंदर जिंदा है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूं? आज नेहा एक साधारण सा जीवन जीती है। वह रोज सुबह उठकर अपनी कमर पर हाथ रखती है जहां राहुल की दी हुई किडनी है और मुस्कुराकर कहती है, गुड मॉर्निंग राहुल, चलो आज फिर किसी की मदद करते हैं। हम अक्सर उन लोगों की कदर नहीं करते जो हमारे पास होते हैं। हम उनकी कमियां निकालते हैं, उन्हें ताने मारते हैं। हमें लगता है कि पैसा, करियर और स्टेटस ही सब कुछ है। लेकिन जब मौत सामने खजी होती है तो बैंक बैलेंस काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ प्यार। राहुल नकारा नहीं था। वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान था क्योंकि उसके पास त्याग की दौलत थी। और नेहा सब कुछ पाकर भी सब कुछ हार गई। उसे जीवन तो मिला, लेकिन उस जीवन को जीने की वजह चली गई। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपने जीवन साथी की इज्जत करें, चाहे वो ज्यादा कमाता हो या कम, चाहे वो सफल हो या असफल। अगर वह आपसे प्यार करता है तो उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार इंसान चला गया तो वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। कभी अपनी पत्नी या अपने पति को यह मत बोलिएगा कि तुम किसी काम के नहीं हो सकता है कि जिस दिन आप मुसीबत में हो वही बेकार इंसान आपकी ढाल बनकर खजा हो जाए। रिश्तों को संभाल कर रखिए, ये कांच की तरह होते हैं, एक बार टूट गए तो जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या राहुल का फैसला सही था? क्या नेहा को माड़ी मिलनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। और अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में एक भी आंसू दिया है तो इसे शेयर करके प्यार बांटें।
हाँ रुक जाओ, लेकिन एक ही कमरा है और हम दो, ऐसा। कोई बात नहीं, साथ में सो सकते हैं हम। ये तो गलत है, लोग क्या सोचेंगे? नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अपना नाम और कहां से देख रहे हो कमेंट करो। एक व्यक्ति अपने घर के अंदर काफी ज्यादा उदास बैठा हुआ था। शाम का समय था और अंधेरा होने वाला था। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। जैसे ही वह व्यक्ति जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक बुजुर्ग चाचा खड़े थे। तो शाम के बाद का, जिन्हें वह अच्छी तरह से जाना पहचाना करता था। उनके साथ में एक जवान महिला और एक बच्चा था, जिसकी उम्र करीब 4 साल रही होगी। यह देखकर वह व्यक्ति, जिसका नाम विक्रम था, हैरानी में पूछ बैठा, हाँ चाचा, कहिए आपको क्या काम है? चाचा, जिनका नाम दीनानाथ था, धीरे से बोले, बेटा, यह महिला बेसहारा है। यह आज रात मेरी दुकान पर रुकने की बात कह रही थी, लेकिन वहां सुरक्षित नहीं है। सोचा इसे तुम्हारे यहां छोड़ दूं। यहां यह आराम से रात गुजार लेगी और सुबह अपने बच्चे को लेकर चली जाएगी। विक्रम यह सुनकर घबरा गया। वह बोला, चाचा, मैं अकेला आदमी हूं। अगर लोग जान गए तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। दीनानाथ चाचा ने समझाया, बेटा, मजबूरी बड़ी चीज होती है। किसी का सहारा बनना ही इंसानियत है। तू चिंता मत कर, यह महिला सुबह चली जाएगी। चाचा की बात मानकर विक्रम ने महिला और उसके बच्चे को घर के अंदर बुला लिया। उसने उन्हें एक कमरे की ओर इशारा किया और कहा, तुम यहां आराम से रह सकती हो, किसी चीज की चिंता मत करना। विक्रम की आंखों में भी अकेलेपन की परछाई थी और उस महिला के चेहरे पर भी बेबसी झलक रही थी। यही पल आगे चलकर दोनों की जिंदगी बदलने वाला था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। बाहर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी खामोशी तैर रही थी। विक्रम अपने कमरे की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, शायद महिला और उसका बच्चा भूखे होंगे। आखिर यह लोग शाम से ही थके हारे यहां आकर बैठे हैं। यह सोचकर वह वापस किचन की ओर गया। उसके पास थोड़ा सा भैंस का दूध बचा हुआ था। उसने वही दूध गर्म किया और 2 कप चाय बना ली। जब चाय तैयार हो गई तो उसने कप एक ट्रे में रखे और धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ा जहां महिला और उसका छोटा बेटा बैठे थे। दरवाजा हल्का सा खुला था। विक्रम ने देखा कि महिला कोने में बैठी थी और उसका बच्चा उसकी गोद में सिर रखकर सोने की कोशिश कर रहा था। उनके चेहरे थके और उदास नजर आ रहे थे। विक्रम ने दरवाजे पर दस्तक दी और मुस्कुराकर बोला, देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहां सिर्फ एक रात रुकने की जगह दे रहा हूं। यह चाय पी लो, इससे तुम्हें और बच्चे को थोड़ा सुकून मिलेगा। महिला ने बिना कुछ कहे ट्रे से कप उठा लिया। उसके चेहरे पर कृतज्ञता तो थी, लेकिन आंखों में गहरा डर भी झलक रहा था। उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया, मानो खुद को सुरक्षित करने की कोशिश कर रही हो। विक्रम सब समझ गया। उसने सोचा, यह औरत डरी सहमी हुई है। शायद हालात ने इसे ऐसा बना दिया है, लेकिन मुझे इसे कोई तकलीफ नहीं देनी, बस इसे चैन से रात बिताने देनी है। वह वापस अपने कमरे में चला गया। मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह कौन है? किस वजह से इतनी बेसहारा हो गई है? और इस बच्चे का क्या कसूर है? लेकिन उसने निश्चय किया कि वह कोई सवाल नहीं करेगा। रात गुजर गई। अगली सुबह जब विक्रम की नींद खुली तो उसका मन दंग रह गया। घर का नजारा बदला लग रहा था। महीनों से जिस घर में धूल जमी थी वो अब चमचमा रहा था। आंगन साफ था, कमरे सजे हुए थे, बर्तन धोकर चमकाए गए थे और रसोई ऐसी लग रही थी जैसे अभी अभी नई बनाई गई हो। विक्रम को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतने सालों बाद उसके घर ने मानो फिर से सांस ली हो। वह सोच ही रहा था कि तभी महिला एक ट्रे में चाय लेकर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। यह लीजिए, आपके लिए चाय, उसने कहा। फिर धीरे से बोली, अब मैं थोड़ी देर में अपने बेटे के साथ निकल जाऊंगी। विक्रम ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला,
यह सब तुमने किया है? घर तो ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों बाद किसी ने इसे प्यार से संवारा हो। महिला ने सिर झुकाकर धीमे स्वर में कहा, हाँ, आपने हमें शरण दी तो मेरा भी फर्ज था कि आपके घर को थोड़ा संभाल दूं। गंदगी देखकर मुझे चैन नहीं आया। बस जितना हो सका मैंने कर दिया। विक्रम कुछ पल खामोश रह गया। उसके मन में बीते दिनों की यादें ताजा हो गईं। उसे अपनी पत्नी का ख्याल आया। जब वह जिंदा थी तो घर भी इसी तरह साफ सुथरा और रौनक से भरा रहता था। अब वही तस्वीर उसके सामने जैसे फिर से लौट आई थी। उसकी आंखें भर आईं और उसने चुपचाप चाय का कप पकड़ लिया। उधर महिला अपने छोटे बेटे को जगाने लगी। वह धीरे धीरे बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा उठो, हमें आज काम ढूंढना है। अगर काम नहीं मिला तो हमारे सिर पर छत भी नहीं रहेगी। विक्रम यह सुनकर गहरी सोच में डूब गया। वह सोचने लगा, इस औरत की मजबूरी साफ झलक रही है। बेसहारा होकर भी यह हिम्मत से जी रही है और मेरे पास सब कुछ है लेकिन अकेलापन मुझे खा रहा है। शायद यह और इसका बेटा मेरे खाली घर और सूनी जिंदगी को फिर से रौनक दे सकते हैं। उसने महसूस किया कि जिस घर में कल तक सिर्फ सन्नाटा था, आज उसमें किसी की मौजूदगी ने नई जान डाल दी है। उसके दिल में पहली बार उम्मीद जगी कि शायद जिंदगी उसे दूसरा मौका दे रही है। विक्रम लंबे समय तक महिला और उसके बेटे को देखता रहा। उसके मन में कई विचार उमड़ने लगे। इसे काम भी चाहिए और रहने की जगह भी। क्यों ना मैं इसे यहीं रख लूं? घर भी संभल जाएगा और मेरा अकेलापन भी कुछ कम हो जाएगा। वह धीरे धीरे उनके कमरे की ओर गया और नरमी से बोला, सुनो, अगर तुम चाहो तो मेरे यहां काम कर सकती हो। घर बहुत बड़ा है, अकेले मेरे लिए संभालना मुश्किल है। तुम्हें रहने की जगह भी मिल जाएगी और मेहनताना भी मैं दे दूंगा। बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला घबराई सी बोली, लेकिन लोग क्या कहेंगे? मैं यहां आपके साथ कैसे रह सकती हूं? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही हैं, पर मैं जानता हूं तुम सीधी साधी हो और मेहनत से जीना चाहती हो। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा या तुम्हारे बेटे का बुरा कभी नहीं सोचूंगा। महिला ने बेटे की ओर देखा। मासूम बच्चा खेलते खेलते विक्रम की तरफ देखकर मुस्कुराया। वही मासूम मुस्कान उसके दिल को छू गई। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर आपको सचमुच कोई आपत्ति नहीं है तो मैं यहीं रहकर काम कर लूंगी। विक्रम के चेहरे पर संतोष झलक उठा। उसने तुरंत कहा, ठीक है, अब से तुम यहां रहो। यह घर अब तुम्हारा भी है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। महिला घर का सारा काम संभालने लगी। खाना बनाना, सफाई करना, रसोई देखना। विक्रम खेतों में काम करता और लौट कर आता तो उसे गरम गरम खाना तैयार मिलता। महिला का छोटा बेटा भी विक्रम से जल्दी ही घुल मिल गया। वह खेलते खेलते उसे चाचा कहकर पुकारने लगा और विक्रम का खालीपन धीरे धीरे भरने लगा। घर की खाली दीवारें अब हंसी खुशी से गूंजने लगीं। रात को जब विक्रम अकेला बैठता तो सोचता, कितने दिनों बाद इस घर में रौनक लौटी है। शायद भगवान ने ही इन्हें मेरी जिंदगी में भेजा है। 6 महीने बीतते विक्रम की दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। अब न वो उतना उदास रहता और ना ही अकेलापन उसे वैसे सताता। महिला ने घर को संभाल लिया था। बच्चा उसके साथ खेलता कूदता रहता और विक्रम का मन भी हल्का हो जाता। लेकिन एक बात जो हमेशा विक्रम के मन में चुभती रहती थी, उसने आज तक महिला का अतीत नहीं जाना था। उसने कभी यह नहीं पूछा था कि वह कहां से आई है, क्यों वो बेसहारा है और किन हालातों ने उसे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। एक शाम खेत से लौटते समय विक्रम के मन में यही सवाल गूंजता रहा। वह घर पहुंचा और दरवाजे पर ही ठिठक गया। अंदर से बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी और महिला रसोई में व्यस्त थी। लेकिन विक्रम के मन में विचार उमड़ रहे थे। क्या मुझे इससे पूछना चाहिए? आखिर इसकी कहानी जानना जरूरी है। यह और इसका बच्चा मेरे साथ है, पर इनकी जिंदगी की सच्चाई क्या है?
उसके मन ने धीरे से कहा, हाँ, अब समय आ गया है, मुझे इसकी मजबूरियों के बारे में जानना ही होगा। उसने हिम्मत जुटाई और रसोई के दरवाजे के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछनी है। अगर तुम्हें बुरा लगे तो माफ कर देना। महिला थोड़ी देर के लिए ठिठकी। बर्तन धोते हाथ थम गए। उसने धीरे से सिर उठाया और शांत आवाज में बोली, जी कहिए। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम यहां 6 महीने से रह रही हो, इस घर को संभाल लिया, मेरा अकेलापन भी बांट दिया, लेकिन आज तक मैंने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम कहां से आई हो और किस मजबूरी में इस तरह बेसहारा होकर घूम रही हो। यह सुनकर महिला की आंखें भर आईं। उसके चेहरे पर एक लंबी चुप्पी छा गई। कुछ पल बाद उसकी थरथराती आवाज निकली, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपने सिर्फ पूछा है। लेकिन मेरे लिए यह सवाल मेरे पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर देता है। दरअसल मेरी भी कभी एक खुशहाल जिंदगी थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम दोनों ने मिलकर छोटे से घर में बहुत सारे सपने देखे थे, लेकिन किस्मत को शायद हमारी खुशियां मंजूर नहीं थीं। एक दिन अचानक हादसे में मेरे पति की मौत हो गई और उसी दिन से मेरी दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। विक्रम चुपचाप सुन रहा था। उसका दिल धड़क रहा था, जैसे हर शब्द उसके भीतर उतर रहा हो। महिला ने आंसुओं से भीगी आवाज में आगे कहा, हमने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसलिए जब मेरे पति की मौत हुई तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरे छोटे से बेटे को बोझ मान लिया। मैंने हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर उनसे रहम की भीख मांगी। मैं कहती रही, भले मुझे मत रखो, लेकिन इस बच्चे पर तो दया करो। यह आपके बेटे का खून है। लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने हमें घर से धक्के देकर निकाल दिया। उस दिन मैं टूट गई थी। मुझे और मेरे 4 साल के बेटे को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया गया। तब से मैं यहां वहां भटक रही हूं और उसी भटकाव में उस रात आपके चाचा की दुकान पर पहुंच गई थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हर आंसू उसके दर्द की गवाही दे रहा था। विक्रम का दिल भी भर आया। उसकी अपनी आंखें भीग गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, माफ करना, मैंने तुमसे यह सब पूछकर तुम्हारे जख्म कुरेद दिए। सच कहूं तो तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अपना दर्द याद आ गया। मेरा भी घर टूटा था, मैं भी अकेला पड़ गया था। मैं भी उस खालीपन और टूटन को अच्छी तरह समझ सकता हूं। महिला ने कांपते हाथों से आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान के साथ बोली, नहीं, आपने कोई गलती नहीं की, बल्कि मेरा मन हल्का हो गया। इतने दिनों बाद किसी ने मेरी कहानी सुनी, किसी ने मेरे दर्द को समझा। अब मुझे लगता है कि मैं सच में अकेली नहीं हूं। कोई तो है जो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है। यह कहते हुए उसकी आंखों में राहत की हल्की चमक उभर आई। उस दिन से विक्रम का दिल महिला की ओर और भी झुक गया। उसे लगा, हम दोनों की तकलीफें एक जैसी हैं। उसने भी अपना सब कुछ खोया है और मैंने भी। शायद हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे बन सकते हैं। शायद यही वजह है कि भगवान ने इसे मेरी जिंदगी में भेजा। विक्रम के दिल की गहराइयों में कहीं एक नई उम्मीद का दीप जल उठा। उस महिला की मजबूरी और हिम्मत, उसके आंसू और मुस्कान, सब ने मिलकर विक्रम के भीतर दबे हुए इंसान को फिर से जगा दिया। अब उसे लगता था कि अकेलापन शायद धीरे धीरे दूर हो सकता है अगर यह रिश्ता आगे बढ़े। दिन यूं ही बीतते गए। महिला और उसका बेटा विक्रम की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन गांव में कानाफूसी शुरू हो गई थी। लोग कहते, एक जवान औरत अकेले आदमी के घर में रह रही है, यह ठीक नहीं है। धीरे धीरे बातें बढ़ीं और एक दिन सुबह गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग विक्रम के घर आ धमके। उनमें से एक ने सख्त आवाज में कहा, विक्रम, यह सब बंद कर, इस औरत को अपने घर से निकाल दे। पूरे गांव में गलत असर पड़ रहा है। विक्रम ने समझाने की कोशिश की, यह औरत मेरे घर का काम करती है, मैंने इसे शरण दी है। इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। उनके ताने सुनकर महिला की आंखों में आंसू आ गए।
वह तुरंत अपना छोटा सा सामान समेटने लगी और बेटे का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। सबके सामने हाथ जोड़कर बोली, आप सब गलत समझ रहे हैं। इस आदमी ने मुझे कभी बुरा नहीं कहा, कभी अपमानित नहीं किया, बल्कि मुझे और मेरे बेटे को जीने का सहारा दिया। लेकिन अगर मेरी वजह से इनका नाम खराब हो रहा है तो मैं अभी इन्हें छोड़कर चली जाती हूं। इतना कहकर वह दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी उसका बेटा अचानक हाथ छुड़ाकर विक्रम से लिपट गया और मासूम आवाज में बोला, अंकल, आप हमें मत छोड़ो, हमें यहीं रहने दो। विक्रम का दिल पिघल गया। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वह भीड़ की ओर मुड़ा और ऊंची आवाज में बोला, तो मैं आज यही फैसला कर देता हूं। यह औरत अब मेरी जिम्मेदारी है और इसका बेटा मेरा बेटा है। इतना कहकर वह भीतर दौड़ा, पूजा के कमरे से सिंदूर की डिब्बी लाया और सबके सामने उस महिला की मांग में सिंदूर भर दिया। आज से यह मेरी पत्नी है। अब कोई इसे बेसहारा कहने की हिम्मत मत करे। गांव वाले चुप हो गए, सबके सिर झुक गए, लेकिन महिला की आंखें छलक पड़ी। वह कांपते स्वर में बोली, आपने मुझे इज्जत दी, एक नया जीवन दिया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं, तुमने ही मेरे घर में फिर से रौनक लौटाई है। तुम्हारे और तुम्हारे बेटे ने मुझे जीने का असली मतलब सिखाया है। वहां खड़े गांव वालों की आंखें भीग गईं। जो तमाशा देखने आए थे वह एक नए परिवार की शुरुआत के गवाह बन गए। उस दिन विक्रम और सुधा महिला का नया नाम, दोनों की टूटी हुई जिंदगी एक दूसरे से जुड़ गई। अब वह छोटा बच्चा भी विक्रम की गोद में हंसता था और कहता, पापा। दोस्तों, यही सच्चाई है। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, लेकिन उसी टूटन से एक नया रिश्ता, एक नया सहारा जन्म लेता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या समाज की सोच बदलनी चाहिए ताकि कोई बेसहारा औरत या आदमी इज्जत से जी सके? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो लाइक करें। लालची भाभी। करिश्मा, रेशमा और मनीषा 3 बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का? मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं लाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को। रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू?
आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात, इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। क्या रेशमा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट, रेशमा तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस, और मनीषा तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है, ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई, और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है, और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज़ अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है, अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो 1 नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था, तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ, मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है।
आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है। दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवा